नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन जीत पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो चलिएगा, हम आज चर्चा करेंगे भाग 2 में अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस क्रम में हुआ, इसके अंतर्गत कितनी अपभ्रंश भाषाओं को वरीयता दी गई है, कितनी अपभ्रंश के भेद हैं और उन भेदों में क्या क्या जो खंड हैं, क्या क्या विकास किया गया है, किन भाषाओं को वरीयता दी गई है, उसके बारे में हम एक सूक्ष्मतम विश्लेषण गहनता के साथ में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो मुख्यतः 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अतः कुछ इसमें और आर्य भाषाएं आती हैं, जैसे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। कुछ भाषाओं का विकास जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और कुछ भाषाओं का जो विकास है 500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सौरसैनी अर्धमागधी, इसका जो पहला अपभ्रंश का भेद है, जो पहला भेद है सौरसैनी, उसके बाद इसका सेकंड जो है वो है अर्धमागधी। तीसरा मागधी है, तीसरा क्या है मागधी, और चौथा खस है। पांचवा आपका ब्राचर, और 6 नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्री। ठीक है, तो सौरसैनी में आप पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी का विस्तार किस रूप में हुआ। राजस्थानी हिंदी आती है और गुजराती आती है। जो सौरसैनी अपभ्रंश है, सौरसैनी अपभ्रंश है, इसमें कितनी हिंदी भाषाओं को वरीयता दी गई है, तो इसमें 3 हिंदी भाषाओं को वरीयता प्रदान की गई है। वो आपका पहला पश्चिमी हिंदी के रूप में है, फिर राजस्थानी हिंदी के रूप में है, उसके बाद गुजराती हिंदी के रूप में है। राजस्थानी में 4 प्रकार की है। उसमें राजस्थानी में आप पढ़ेंगे कि इसमें मारवाड़ी और मेवाती, जयपुरी और डुंडाड़ी, ये सभी आपकी इसमें भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में करीब आपकी 5 प्रकार की भाषाएं हैं, जिसमें आपका एक ट्रिक बनता है। वो ट्रिक है कब 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 एच 1 2 3 4। अब आप कहेंगे कि कब कब एच, इसका मतलब क्या है? तो कब का मतलब है खड़ी बोली, बघेली, और खड़ी बोली, बघेली, कन्नौजी, और आपका ब्रजभाषा, फिर आपका आता है हरियाणवी। ठीक है, तो इतनी भाषाओं को वर्णन इसमें किया गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद आपका अर्धमागधी में आता है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी को वरीयता दी गई है। किसको? अर्धमागधी के अंतर्गत जो हिंदी है वो हमारी है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी को हम अवधी अवधी और ब्रज अवधी सॉरी अवधी और बघेली तथा छत्तीसगढ़ी के रूप में जानते हैं, तथा छत्तीसगढ़ी के रूप में जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम उपभाषाएं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का के बारे में, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसमें हम इनका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां हैं उनका विस्तार अलग है, वो टॉपिक्स आपका अलग है और यह टॉपिक अलग है। ठीक है, उसमें उपभाषाओं के अंतर्गत हम बोलियां पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास के अंतर्गत जो जो हिंदी भाषा में परिवर्तन किए गए, जो विकास किया गया, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आपका मागधी आता है। जो मागधी आपका बिहारी हिंदी को वरीयता दी गई है, उड़िया, बांग्ला और असमिया। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उड़िया जो भाषा है वो किस राज्य से संबंधित है। तो उड़िया जो है वो आपकी उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है।
ठीक है, कहाँ से है? उड़ीसा से। और यहाँ पे एक बहुत ही, उड़ीसा जो भारत का एक राज्य है, और उड़ीसा से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए कि उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। ठीक है, बांग्ला, यहाँ पे बांग्ला का नाम आया तो ये आपका पश्चिम बंगाल की भाषा है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। असमिया जो की भाषा है वो असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब चूंकि आपको हम बता दें दोस्तों कि चूंकि भारत में अनेक भाषाओं को वरीयता दी गई है, बहुत सारी भाषाओं का इतना बड़ा एक विस्तार है, जिसका अभी आपने पढ़ा कि 3000 भाषाओं में जो हिंदी है, हम पहले वीडियो में बता चुके, जो हिंदी है वो 3000 भाषाओं में से एक मानी गई है। तो चूंकि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, लेकिन हर एक भाषा हमारी हिंदी नहीं है। ठीक है, जिसमें कई भाषाएं हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, खस के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, पंजाबी, सिंधवी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया आदि भाषाओं को भी वरीयता हमारे विश्व स्तर पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्राचड़। ब्राचड़ जो है, ये ब्राचड़ के अंतर्गत, ब्राचड़ अपभ्रंश जो है, इसके अंतर्गत पंजाबी और सिंधवी, जो कि सिंधवी जो कि सिंध प्रांत की भाषा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्री आता है, और महाराष्ट्र के अंतर्गत जो भी भाषा बोली जाती है उसको हम मराठी के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं? मराठी भाषा के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या इसमें देखा कि इसके जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 5 6, जो 6 हैं, क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपभ्रंश को 6 भागों में बांटा गया है। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है? 6 पार्ट में इसका पार्टिसिपेशन किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपने क्या सीखा कि सौर सैनी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, 3 हिंदी की बोलियां या भाषाएं आती हैं, पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और मागधी के अंतर्गत आपकी 4 भाषाएं आती हैं, जो बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया है। उसके बाद आपका खस है, खस के अंतर्गत आपका गढ़वाली जो है वो कुमाऊनी है। यह जो क्षेत्र पड़ता है, कुमाऊनी भाषा का जो क्षेत्र पड़ता है वो उत्तराखंड है, वह उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इसको हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड किस लिए फेमस है? फूलों की घाटी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत आपने क्या सीखा? मराठी। ठीक है, उसके अंतर्गत आपने क्या सीखा? फिर हम बात करते हैं हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। नोट करेंगे, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेंगे, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। ये पहला पॉइंट बनता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्थान सर्वोपरि किस भाषा के अंतर्गत माना गया? तो हिंदी का स्थान जो है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के में सर्वोपरि है। किसका स्थान? हिंदी भाषा का। और किस भाषाओं में सर्वोपरि है? भारतीय आर्य भाषाओं में। ठीक है, हिंदी का आदिकाल, दूसरा इसका पॉइंट बनता है हिंदी का आदिकाल। हिंदी भाषा का शिशुकाल है। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल माना गया है। शिशुकाल माना गया है हिंदी। पहले इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है कि किस भाषा, हिंदी भाषा का शिशुकाल हम किस काल से संबंधित मानते हैं? तो वो आदिकाल है। यह क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हिंदी का आदिकाल जो है वो किस काल को, हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का कौन सा काल माना गया है? तो वो क्या है? आपका शिशुकाल है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो हमारे राजा राममोहन राय ने किया। अब राजा राममोहन राय की बात आई है तो कुछ पॉइंट इन पे हम डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे।
संक्षेप में, तो राजा राम मोहन राय जो हैं एक बहुत ही समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्थापनाएँ, बहुत सारे सती प्रथा वगैरह वगैरह, ये सभी कई चीज़ों को इन्होंने वरीयता दी और उसका इन्होंने सहयोग, समर्थन किया। कुछ चीज़ें जो हमारे समाज में देखा जाए जो अराजकता के जैसे तत्व थे, उनको भी दूर करने का इन्होंने एक भरसक प्रयास किया है। तो हम चर्चा करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप कि राजा राम मोहन राय जो हैं, इनका जन्म बंगाल मतलब कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बंगाल में इनका जन्म होता है, 1833 में इनकी मृत्यु होती है और यदि मृत्यु का स्थान कोई पूछता है तो आप बताएंगे इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय के विषय में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का गठन किया वो किस प्रकार से? आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया, आत्मीय सभा का गठन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया। आत्मीय सभा का गठन इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया और इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत तथा सुधार आंदोलनों का मुख्य प्रवर्तक भी माना गया है। भारतीय समाज का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय समाज का जन्मदाता। भारतीय समाज का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को बताया गया। और जो पहले इनका नाम जो था, पहले इनका जो नाम सिर्फ राजा नहीं बल्कि राम मोहन राय था। क्या नाम था इनका? राम मोहन राय। राम मोहन राय इनका नाम था, राम मोहन राय। तो राम मोहन राय, लेकिन राजा नाम कैसे पड़ा, बात यहाँ पे आती है। तो राजा की जो उपाधि है, राजा की उपाधि इनको मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की। किसने प्रदान की? अकबर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर ने प्रदान की। ठीक है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। क्वेश्चन आता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और वो डेट क्या है, अगर डेट पूछता है तो आप बताएंगे 1825 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज की, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई। कोलकाता में की गई ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की। और इन्होंने वेदों और उपनिषदों का जो अनुवाद है वो अपनी बंगाली भाषा के रूप में किया है। क्वेश्चन आता है कि वेदों और उपनिषदों का अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किस भाषा के अंतर्गत किया है, तो आप आंसर क्या करेंगे उसका? बंगाली भाषा में। ठीक है, किसमें किया है? बंगाली भाषा में। तो आपने क्या क्या पढ़ा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है, इनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है और राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा का अंत सब जानते होंगे आप लोग कि इसका सती प्रथा का जो अंत है वो 1829 ईस्वी में किया गया। और यह अंत राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की
सहायता से करी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। तो इतनी बातें जान लिए। और इनके संबंध में दो प्रमुख इनके अखबार हैं, जो पत्र हैं। एक तो इनका आता है बंगदूत, बंगदूत इनका जो कि बहुत ही फेमस पत्रिका है। और एक है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का पत्र है। बंगदूत भी इन्हीं का पत्र है। और इन्होंने सबसे पहला अपना जो अखबार है वो मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार निकाला, मिरात उल, ठीक है। क्या क्या है इसका नाम? मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार इनका पहला अखबार है, मिरातुल अखबार, ठीक है। स्टॉप। अब उसके बाद में बात आती है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके संबंध में तीन मुख्य तथ्य बताए गए हैं। पहला तथ्य जो है वो हिंदी भाषा का, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी सबसे पहले सिंधु, और सिंधु से शब्द बन के आया हिंदू, हिंदू से बन के आया हिंद, और अंत में बड़ी ई प्रत्यय जुड़ जाने से इसे हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया। आपको पता है कि उत्तर भारत में प्रवाहमान जो नदी सिंधु है, उस सिंधु नदी के रास्ते से कई आक्रांता, कई विदेशी यात्री हमारे भारत में आए। और जब वो भारत आए तो उन्होंने उस सिंध नदी को उसको पहले सिंधु बोला, ठीक है। जो उन्होंने जो नदी आई, जो अभी आपका हमारा इतिहास भूगोल में अगर आप देखते हैं तो उत्तर भारत में जो आपका एक नदी बहती है उसका नाम है सिंध, सिंधु नदी है। और उस नदी का नाम उन्होंने पहले सिंधु दिया। उसके बाद ठीक आगे चल करके वो सिंध को उन्होंने जो सा को हा मान लिया, सा को हा माना और धा को दा माना, तब जा करके उन्होंने हिंद बनाया। और हिंद से उन्होंने हिंद तथा बड़ी ई की प्रत्यय लग जाने से हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है। विद्वानों के अनेक मत हैं, विद्वानों ने अपने अनेक मत माना है। उन्होंने कहा कि हिंदी का जो मतलब है वो हिन और प्लस दू, मतलब हिन प्लस दू अर्थात हिंदू, अर्थात हिंदू, इस रूप में माना है। उन्होंने बताया जो हिन का मतलब होता है हनन करने वाला और दू का मतलब होता है दुष्ट, अर्थात इसका अर्थ निकल के आया दुष्टों का हनन करने वाला। लेकिन दोस्तों इसके बारे में मत तो अनेक हैं, प्रमाण अनेक हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसा माना है अनेक विद्वानों ने, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से इस मतलब बिल्कुल सटीक प्रमाणित ना हो पाने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया है कि ये इस मायने में ये सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसका, हिंदी शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। तीसरा पॉइंट मतलब इस प्रकार से, जैसे आपने पहला देखा कि हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार से हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया। विद्वानों ने अनेक मत माने, उन्होंने कहा कि हिंद प्लस दू के अर्थ में मतलब दुष्टों का हनन करने वाला, इसलिए इसको हिंदू हिंदू बल्कि हिंदी हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि हिंदी शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला तो इन्होंने माना कि हिंद देश के निवासी, पहला अर्थ हिंदी का क्या बनता है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं और रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ से निकलता है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। और इस कथन को, इस स्लोगन को बोला है मोहम्मद इकबाल ने। किसने बोला है? मोहम्मद इकबाल ने। तो इन सभी पक्षों को देख में दृष्टि रखते हैं, इन सभी पक्षों से यह प्रमाण मिलता है कि इसी प्रकार से हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो उस पर आंसर क्या रहेगा आपका? फारसी भाषा में। किसमें रहेगा? फारसी भाषा में। तो कृपया मैं साइड में हो जाता हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चर्चा करते रहेंगे।
और सभी सुखी रहिए और सभी को बाय बाय, जय हिंद।